यह कहानी है इंसानी हौसले, इंजीनियरिंग फेलियर और एक ऐसी फ्लाइट की जिसमें किसी किस्म का कंट्रोल नहीं बचा था। और The plane is falling at 900 meters a minute, twice the normal rate of descent. वह फ्लाइट थी जापान एयर 123। 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइन का एक बोइंग 747 टोक्यो के हनीदा एयरपोर्ट पर खड़ा पैसेंजर्स को लोड कर रहा था। ठीक 1 घंटे बाद इसे दोबारा टेक ऑफ करके ओसाका जाना था। हजारों लोग रोजाना टोक्यो से ओसाका का सफर करते हैं, पर आज का दिन कुछ एक्स्ट्रा ही बिजी था, क्योंकि जापानीज हॉलिडे सीजन ओबॉन के लिए लोग अपने अपने होम टाउन जा रहे थे। हनीदा एयरपोर्ट पर जहाज की सफाई के बाद जापान एयर 123 में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड हुए। क्रू के लिए यह एक रूटीन फ्लाइट थी, पर पैसेंजर्स को अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज में वे सफर करने जा रहे हैं वह बरसों पुरानी एक कमजोरी का शिकार है। एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसका ना पायलट्स को अंदाजा था, ना ही फ्लाइट इंजीनियर को। बिजी शेड्यूल की वजह से इस खास बोइंग 747 की यह आज की छठी फ्लाइट होने वाली थी। 3 कॉकपिट क्रू की बात करें तो इसमें 49 साल के कैप्टन मासामी टाकाहामा फ्लाइट को लीड करेंगे, जिनका कुल 12,000 घंटों का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर 39 साल के युटाका ससाकी थे, जिनके लिए कैप्टन के पद पर प्रमोशन का प्रोसेस पहले से चल रहा था। यह फ्लाइट उनकी प्रमोशन के लिए सबसे अहम थी। उनका कुल 3,900 घंटों का अनुभव था। तीसरे कॉकपिट क्रू में 46 साल के फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फकुड़ा थे, जिनका काम पायलट सीट्स के पीछे बैठकर जहाज के टेक्निकल मसलों पर नजर रखना था। कॉकपिट क्रू की काबिलियत देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 509 पैसेंजर्स की जान बिल्कुल सुरक्षित हाथों में थी। लेकिन क्या यह जहाज भी उतना ही काबिल था? इसका अंदाजा थोड़ी देर में हो जाएगा। शाम 6:04 पर जापान एयर 123 के दरवाजे बंद किए गए और पायलट ने जहाज को रनवे 15 तक टैक्सी करना शुरू किया। टोक्यो से ओसाका तक यह एक बहुत छोटी फ्लाइट थी, सिर्फ 1 घंटा और 12 मिनट की। यानी जब तक जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट पर पहुंचेगा, उसी वक्त उसे नीचे उतारने की तैयारी शुरू हो जाएगी। टोक्यो में मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन आज के दिन जापान में कई थंडरस्टॉर्म्स उभर रहे थे, जिसकी वजह से पायलट को चेतावनी दी गई थी कि वे टोक्यो से डायरेक्ट ओसाका न जाएं, बल्कि समुद्र के ऊपर से होकर जाएं। अब रनवे 15 पर जापान एयर 123 टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार थी। 6:12 पर कंट्रोल टावर से परमिशन मिलने के बाद पायलट ने जहाज के थ्रस्ट लीवर्स ऊपर किए और कामयाबी से टेक ऑफ कर लिया। यहां तक जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 12 मिनट बाद सगामी बे के ऊपर जहाज के अंदर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सबसे पीछे टेल वाले हिस्से में एक सुराख हो गया। जो पैसेंजर्स अभी तक अपने घर जाने की खुशी में बहुत उत्साहित थे, उनकी उत्साह पलक झपकते खौफ में बदल गया। सुराख की वजह से केबिन में शोर शराबा शुरू हो गया और डीली पड़ी चीजें तेजी से उस सुराख की तरफ खींचने लगी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि यह समझना भी मुश्किल था कि आखिर हुआ क्या। यह आवाज इतनी तेज थी कि कॉकपिट में भी सुनाई दी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में यह आवाज कुछ इस तरह दर्ज हुई। यहां यह समझना जरूरी है कि जैसे जैसे प्लेन ऊंचाई पर जाता है, बाहर की हवा पतली होने लगती है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। इसे काउंटर करने के लिए केबिन में आर्टिफिशियल प्रेशर भरा जाता है, जो लगभग जमीन के वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। इसका मतलब 24,000 फीट पर बाहर का दबाव कम और केबिन के अंदर का दबाव ज्यादा होता है। यह ज्यादा दबाव केबिन की दीवारों पर लगातार अंदर से जोर डालता रहता है। प्लेन का केबिन पूरी तरह एयर टाइट रखा जाता है ताकि यह आर्टिफिशियल प्रेशर लीक ना हो। लेकिन अगर केबिन का कोई छोटा सा हिस्सा भी कमजोर हो तो यह दबाव उस जगह को फाड़कर सुराख बना सकता है। इससे केबिन का आर्टिफिशियल प्रेशर खत्म हो जाता है और पैसेंजर्स की तबीयत बिगड़ सकती है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। जापान एयर 123 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अभी तक दोनों पायलट्स को इसका पता नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उन्हें आपस में बात करते सुना गया।
जिसमें कभी उन्होंने लैंडिंग गियर के दरवाजे टूटने की बात की तो कभी उन्हें लगा कि शायद यह आवाज इंजन से आई है। हकीकत यह थी कि फ्यूजलाज का सबसे पिछला हिस्सा जहाज से अलग हो चुका था और साथ ही वह रडर को भी ले उड़ा। फ्यूजलाज की टेल फटने की वजह से अब केबिन में प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, लेकिन रडर जो टेल पर लगा हिस्सा होता है उसके अलग होने का मतलब था कि जहाज अब दोनों पायलट्स के कंट्रोल से बाहर जाने वाला था। रडर का काम जहाज की याव मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। कोई भी जहाज जब टर्न लेता है तो इस मूवमेंट को रोल मूवमेंट कहते हैं। नोज अप या नोज डाउन को पिच मूवमेंट कहते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टली नोज की दिशा लेफ्ट राइट होने को याव मूवमेंट कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जापान एयर 123 करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर रडर न होने की वजह से न सही से टर्न कर पाएगी और न ही लैंडिंग के वक्त अपने आप को रनवे से अलाइन कर पाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी खतरे की बात यह थी कि दोनों पायलट्स को रडर के निकल जाने की कोई खबर नहीं थी। जहाज अब पहले की तरह स्थिर नहीं रहा और वह अपने आप लेफ्ट राइट झूलने लगा, जिसे कंट्रोल करना ऑटो पायलट के बस की बात नहीं थी। नीचे जमीन पर एक शख्स ने जहाज की इस मूवमेंट को देखकर कुछ गड़बड़ महसूस की और एक फोटो खींच ली। इस फोटो में साफ दिख रहा था कि रडर का हिस्सा टेल से गायब था। दोनों पायलट्स अभी कुछ समझ पाते कि केबिन क्रू को अनाउंसमेंट करते सुना गया, जो पैसेंजर्स को अपनी सीट पर बेल्ट बांधकर बैठने को कह रहे थे। उधर कॉकपिट में मौजूद कैप्टन को मामला गड़बड़ लगा तो सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी 7703 पर सेट की, जो एक यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल है। यानी अब तमाम कंट्रोल टावर्स को पता चल जाएगा कि जापान एयर 123 इमरजेंसी सिचुएशन में है। कैप्टन ने फैसला किया कि जहाज को वापस टोक्यो में लैंड किया जाए, लेकिन क्या प्लेन ऐसा करने के काबिल भी था? सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल टावर को इमरजेंसी के बारे में बताया और वापस टोक्यो लैंडिंग की परमिशन मांगी। कंट्रोल टावर ने कैप्टन को 90 डिग्री टर्न लेकर टोक्यो में लैंड करने की परमिशन दे दी। फर्स्ट ऑफिसर जो कंट्रोल्स पर थे, उन्होंने प्लेन को राइट की तरफ 40 डिग्री के एंगल में मोड़ा, लेकिन दोनों पायलट्स यह देखकर हैरान हो गए कि प्लेन का एंगल 40 डिग्री से कहीं ज्यादा था। इस मौके पर कैप्टन को चिल्लाकर फर्स्ट ऑफिसर से कहते सुना गया, पैंक एंगल कम करो। लेकिन एंगल किसी सूरत कम नहीं हुआ। पायलट ने बार बार कोशिश की, पर प्लेन उनके किसी भी इनपुट का जवाब नहीं दे रहा था। इतने में फ्लाइट इंजीनियर ने दोनों पायलट्स को बताया कि हाइड्रोलिक प्रेशर तेजी से कम हो रहा है और देखते ही देखते हाइड्रोलिक प्रेशर 0 पर आ गया। यही वह पल था जब कॉकपिट में मौजूद तीनों क्रू मेंबर्स को पता चल गया कि प्लेन अब उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। अब उनका मिशन सिर्फ एक था, जहाज को जल्द से जल्द टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड करवाना। लेकिन उससे पहले जहाज को जमीन के करीब लाना होगा ताकि केबिन में प्रेशर बढ़ सके। इस काम के लिए वैसे तो एलिवेटर्स काम आते हैं, जो अब हाइड्रोलिक प्रेशर न होने की वजह से बेकार थे। लिहाजा कैप्टन ने लैंडिंग गियर डाउन करने का आइडिया दिया। लैंडिंग गियर जहाज में एक्स्ट्रा ड्रैग पैदा करता है, जो स्पीड को कम कर सकता है, लेकिन यह लैंडिंग गियर भी हाइड्रोलिक प्रेशर से ही खुलते हैं। फिर भी कैप्टन ने लैंडिंग गियर को अपने वजन पर खोलने का इरादा किया और खुशकिस्मती से वे खुल गए। अब 6:45 पर जापान एयर 123 ओत्सुकी नाम के शहर के ऊपर एक गोल चक्कर लगाता है और उसका एल्टीट्यूड 24,000 फीट से घटकर 13,500 फीट हो जाता है। ये पायलट्स की एक बड़ी कामयाबी थी। केबिन में प्रेशर और ऑक्सीजन दोनों बेहतर हो गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उन्हें यहां से राइट टर्न लेकर टोक्यो की तरफ जाना था, पर सिर्फ इंजन कंट्रोल्स के जरिए प्लेन को टर्न करना पायलट्स के लिए बहुत मुश्किल था। अगर वे इंजन का थ्रस्ट बढ़ाते तो प्लेन की नोज काफी ऊपर हो जाती, जिससे स्पीड भी कम हो रही थी, और अगर स्पीड ज्यादा कम हुई तो प्लेन स्टॉल करके जमीन पर गिर सकता था। ना चाहते हुए अब जहाज जापान के पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गया। कम एल्टीट्यूड पर बिना कंट्रोल्स के जहाज को टोक्यो की तरफ मोड़ना एक असंभव टास्क लग रहा था। 6:48 पर कैप्टन को फर्स्ट ऑफिसर से कहते सुना गया, राइट टर्न करो, आगे पहाड़ है। लेकिन शायद सिर्फ इंजन कंट्रोल्स की मदद से इतने बारीक टर्न लेना मुमकिन नहीं था। इस वक्त कॉकपिट में तरह तरह के अलार्म्स बज रहे थे। ना चाहते हुए भी जहाज टोक्यो से बहुत दूर माउंटेन रेंज के ऊपर
सिर्फ 6,800 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था। कुछ ही मिनट बाद 6:54 शाम पर कैप्टन की बौखलाहट उनकी आवाज से साफ जाहिर हो रही थी। और फिर फाइनली 2 मिनट बाद कॉकपिट में कुछ इस तरह की आवाजें रिकॉर्ड हुईं। जापान एयर का जहाज टर्न करते वक्त कम एल्टीट्यूड की वजह से एक पहाड़ से जा टकराया। इस हादसे में सिर्फ 4 लोग जिंदा बच सके, जो केबिन के सेंटर में लेफ्ट साइड पर बैठे थे। बाकी तमाम क्रू और पैसेंजर्स इस खौफनाक हादसे का शिकार हो गए। जापान एयर 123 के दोनों पायलट्स ने आखिरी दम तक जहाज को कंट्रोल करने की जी तोड़ कोशिश की और उसे 45 मिनट तक हवा में रखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। बाय।